स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे साइंस 9 क्लास का है ना, चैप्टर 3 पहला दूसरा चैप्टर हो गया है। ना देखो हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, 9 क्लास साइंस न्यू बैच करके लिस्ट बना हुआ है, उसमें क्लिक कीजिएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। पहला दूसरा कंप्लीट है। तीसरा आज देखेंगे परमाणु और अणु। तो चलिए, पहला दूसरा बहुत पहले ही खत्म हो गया था, बहुत दिनों बाद साइंस पढ़ा रहे हैं, अब लगातार चलेगा। ठीक है, परमाणु अणु चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं एटम और मोलिक्यूल। पहला चैप्टर इसमें पढ़े थे जिसमें हम जाने थे हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। दूसरा चैप्टर में आए थे तो पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है उसको जाने थे। अब तीसरा पदार्थ में, पदार्थ के अंदर घुसेंगे तीसरा चैप्टर में, तो परमाणु मिलेगा, अणु मिलेगा। तो परमाणु अणु के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे तो परमाणु के अंदर क्या होता है उसको जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल चलिए परमाणु पढ़ते हैं, परमाणु और अणु। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा होगा, पहला पढ़ना हमको रासायनिक संयोजन का नियम, उसी के साथ डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है परमाणु और अणु और उसका गुणधर्म, परमाणु अणु का क्या गुणधर्म है उसको पढ़ना है। उसके बाद तीसरा में आयन पढ़ना है, आयन क्या होता है उसको पढ़ना है। उसके बाद चौथा में पढ़ना है विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र, सूत्र कैसे लिखते हैं, जैसे H2O, HCl, NaCl, ये सब जो सूत्र होता है वो कैसे होता है, कैसे लिखते हैं उसको पढ़ना है। उसके बाद मोल संकल्पना पढ़ना है, मोल के बारे में, मोल क्या होता है। तो खैर वो सबको एक लाइन से देखते चलेंगे। फिलहाल पहला देखते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। देखिए, रासायनिक संयोजन, रासायनिक मतलब रासायनिक केमिकल, दो तरह का परिवर्तन पढ़े हैं हम लोग पहले, भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में रासायनिक परिवर्तन की बात होगी, भौतिक परिवर्तन फिजिक्स में होता है, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होगा, है ना। तो वही वाला रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन यानी दो चीज़ को मिलाएंगे तो वो कुछ नया चीज़ बन जाएगा, है ना। तो वही है रासायनिक संयोजन। परिवर्तन में ही थोड़ा सा मॉडिफाई होकर वो संयोजन हो गया, या इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो पदार्थ को मिलाते हैं तो एक नया चीज़ बन जाता है, वही है रासायनिक संयोजन या रासायनिक अभिक्रिया। तो उसका नियम पढ़ना है, और रासायनिक अभिक्रिया 10 क्लास में पढ़ना है। यहाँ पे अभिक्रिया ने बस उसका नियम, क्या नियम है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन का नियम कहता है कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो उसमें एक नया पदार्थ जो बनता है, वो पदार्थ बनने में कुछ सिद्धांत काम करता है, कुछ नियम काम करता है, उसी नियम को कहेंगे रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, कुछ नियम कानून पर आधारित होता है, वही सिद्धांत को रासायनिक संयोजन का नियम कहेंगे। तो डिफिनेशन लिखते चलेंगे, स्क्रीनशॉट करते जाइएगा या वीडियो रोक करके आप लिखते चलिएगा, लिखिएगा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लिखते चलिएगा ताकि बाद में उसको देख के पढ़ सके, रिवीजन कर सके, है ना। तो रासायनिक क्या बोलते हैं, संयोजन का नियम में कोई दिक्कत नहीं है। नियम वही है कि दो पदार्थ को मिलाने से एक चीज़ जो बन रहा है उसमें कुछ नियम कानून, कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधारित ही वो चीज़ बनता है, तो उसी को रासायनिक संयोजन का नियम कहेंगे। अब दो सिद्धांत अभी पढ़ना है। कौन सा सिद्धांत, एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम। दो नियम पढ़ना है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है, ये तो पता होगा सभी को, एकदम सिंपल सा है, केमिस्ट्री सुनने में हार्ड लगता है, अगर बढ़िया से समझिएगा शुरू से बढ़िया से, जैसे पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, ये सीक्वेंस वाइज होता है, सबको समझते चलिएगा एक लाइन से, तभी ये समझ में आएगा आगे। जैसे इस चैप्टर को नहीं पढ़े और इसका आगे वाला पढ़ना है, इस परमाणु के अंदर, तो परमाणु क्या है उसको जानबूझ करिएगा तो उसका अंदर वाला भाग कहाँ समझ में आएगा, है ना। तो इसीलिए ये एक लाइन से है। जैसे पहले पढ़े पदार्थ, पदार्थ जो दिखता है, फिर पदार्थ के अंदर घुसेंगे तो परमाणु जो कि हमको दिखाई नहीं देता है उसके बारे में यहाँ जानना है, फिर परमाणु के अंदर क्या होता है उसको अगला चैप्टर में देखना है। तो एक लाइन से पढ़ते चलेंगे, अच्छे से समझते चलिएगा, बहुत आसानी से समझाएंगे, बस रेगुलर आप क्लास कीजिएगा तब, है ना। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और एक है स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों क्या एक नियम सिद्धांत है, वही दोनों नियम को रासायनिक संयोजन का नियम कहेंगे। ठीक है, और भी नियम होता है जो कि ऊंचे क्लास में, हाई क्लास में पढ़ना है, 11-12 में, फिलहाल वो सब बने जाएंगे। अभी दो नियम पढ़ना है, द्रव्यमान संरक्षण और एक स्थिर अनुपात। क्या होता है देखिए, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने से जल बनता है, तो ये क्या है, एक रासायनिक संयोजन हो रहा है। रासायनिक संयोजन, संयोजन माने मिलना, है ना, संयोजन। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो मिल के बन गया पानी, H2O, जल। अब इसमें सिद्धांत, पहला नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान मतलब वजन, समझिए वजन, कि जितना हम लेंगे हाइड्रोजन और जितना ऑक्सीजन बनेगा जो पदार्थ, वो उतना ही बनना चाहिए। मतलब जैसे अगर हम इसको ले लिए 1 ग्राम और इसको ले लिए 2 ग्राम, अब मिला रहे हैं तो कितना 3 ग्राम ना बनना चाहिए, है
1 ग्राम कोई चीज़ है और कोई चीज़ 2 ग्राम, दोनों को मिला दिए तो टोटल में वो 3 ग्राम होगा, उससे न ज़्यादा होगा न उससे कम होगा। यही कहता है पहला नियम। कुछ हार्ड है। स्थिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान जो है वजन जो है सुरक्षित रहता है, कहीं जाता नहीं है। 1 ग्राम इसको 2 ग्राम लिए तो 3 ग्राम बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। आया बात समझ में? तो इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसको संतुलित कर देते हैं, जो कि संतुलित करना 10 क्लास में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दे। देखिए जैसे हाइड्रोजन में H2, हाइड्रोजन का सूत्र है H2, ऑक्सीजन O2, यानी ऐसे समझिए कि हाइड्रोजन 2 लिए, ऑक्सीजन भी 2 लिए। अब इधर देखिए बना कितना है, हाइड्रोजन H में 2 लगल है, यानी हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन में तो 2 नहीं लगा हुआ है, यानी ऑक्सीजन 1 है। अब इधर ऑक्सीजन हम 2 लिए, उन्हें जाके हो गया 1 ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ कि 1 ऑक्सीजन को हम खत्म कर दिए। ऐसा तो नहीं कर सकते, 2 ऑक्सीजन लिए थे तो उधर भी तो 2 होना चाहिए, लेकिन 1 है। तो इसी को संतुलित करने के लिए यहाँ हम लगा लेते हैं 2। तो ये देखिए 2 यहाँ लगा दिए, तो ये 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 2। अब हाइड्रोजन 4 हो गया, और इधर हाइड्रोजन तो 2 लिए थे, तो 4 कैसे हो गया? गड़बड़ है ना। तो यहाँ भी लगा देते हैं 2, यानी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ भी लिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन, इधर जाके बना 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो जितना इधर लिया उतना ही उधर बनना चाहिए। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहेंगे, है ना। इसको और विस्तार से, नियम तो समझ में आ गया, उसके बाद इस नियम को यानी संतुलित जो किए, यहाँ पे 2 लगा है, उसमें अभी नहीं जाना है। संतुलित सब करने के लिए 10 क्लास में पढ़ना है। अभी बस नियम देखिए कि जितना इधर है उतना ही उधर होना चाहिए, उससे ना कम ना ज़्यादा। कोई भी इंसान के अंदर उतना पावर नहीं है, उतना कैपेसिटी नहीं कि वो कोई नया पदार्थ तत्व या कोई यौगिक कोई चीज़ को बना सकता है। ये प्राकृतिक चीज़ है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब प्राकृतिक चीज़ है, इसको कोई बना नहीं सकता। इसलिए हम जितना लिए हैं उतना ही उसको उधर हम दिखाएंगे। ना हम उसको नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी तत्व को ना हम निर्माण कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए जितना लिए हैं उतना ही उधर रहेगा, है ना। हाइड्रोजन 2 लिए तो उधर भी हाइड्रोजन 2 रहेगा। अगर 4 हो गया, इसका मतलब है कि हम हाइड्रोजन 2 लिए और 2 अपने से बढ़ा दिए, 2 कहाँ से पैदा होगा? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। आवाज में कोई दिक्कत नहीं। स्थिर अनुपात का नियम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थिर अनुपात, इसमें अनुपात आ रहा है, अनुपात समझ में आता होगा, मैथ में अनुपात मतलब इस 1:2 बिंदु लगल रहता है, तो ये अनुपात। ये अनुपात क्या है? देखिए अनुपात होता है कोई भी चीज़ को बना रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया से, तो कुछ अनुपात में ही उसको लेंगे तब है बनेगा। अंदाजी मिला देंगे तो थोड़ी बनेगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अंदाजी हम मिला लिए, इसको हाइड्रोजन को 10 ग्राम, इसको 20 ग्राम, इस तरह से फेंट दिया और सोचेंगे पानी बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। इसका कुछ अनुपात होता है। क्या अनुपात होता है? जैसे कि अगर इसको हम 1 ग्राम लिए हैं तो इसको समझिए 8 ग्राम इसको लेना पड़ता है, तब जाकर ये 1 और ये 8 कितना 9 ग्राम जल बनता है। तो ये कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम, है ना। यहाँ पे बस द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है उसको समझाने के लिए 1 ग्राम 2 ग्राम लिए हैं। 1 ग्राम और 2 ग्राम में पानी नहीं बनेगा। अगर ये 1 ग्राम लिए तो इसको लेना होगा 8 ग्राम, तब बनता है 8 और 1 9 ग्राम पानी। यही इसका अनुपात है। अगर इसको 2 ग्राम लेंगे तो इसको लेना होगा 8 दूनी 16 ग्राम। इसको 3 लिए तो इसको लेना होगा 8 तिया 24 ग्राम। ठीक है, तो यही है स्थिर अनुपात का। अनुपात सेम रहेगा, यानी इसको देखिए काट के देखिए 2 × 2 2 × 16, 1 और 8 आ रहा है, 3 × 3 3 × 24, सब में 1 8 आ रहा है। 1:8 1:8, यहाँ भी 1:8। तो यही 1:8 में ही जल को लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेंगे, तब जाकर के जल का निर्माण होगा। ये कहता है स्थिर अनुपात का नियम। कोई दिक्कत नहीं दोनों नियम में। और भी डिटेल से इसको अभी इसका डिफिनेशन सब भी लिख देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलहाल बस समझिए इतना सा, जितना इधर लेंगे उतना ही उधर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यानी वजन घटना बढ़ना नहीं चाहिए। स्थिर अनुपात का नियम मतलब कि कुछ अनुपात फिक्स है कि इसको इतना लिए तो इसको इतना लिए तब है बनेगा। उल्टा पलटा अंदाजी लेने से नहीं बनेगा। इसको 1 लिए तो इसको 8 लेना हो तब है पानी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये हो गया स्थिर अनुपात का नियम। कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ये यहाँ पे एक चीज़ हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो इसको फिर डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। और इससे कुछ क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। अगर लिखने के लिए आ जाए तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। यानी ये जो नियम है, ये नियम कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में का जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान का ना तो उदय यानी कि
निर्माण नहीं हो सकता, ना विनाश, विनाश यानी कि नष्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, ना उदय होगा ना विनाश होगा। और एक पॉइंट लिख सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़, पदार्थ का द्रव्यमान का जोड़ अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होता है। यानी इधर जो रहता है उसको पदार्थ है कहिए, है ना, पदार्थ कहेंगे, तो इधर जितना लिए उतना ही उधर रहता है। इस सबको जोड़ेंगे, जैसे ये 3 ग्राम है और ये 2 ग्राम है, तो जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 ग्राम, तो ये 5 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें आता है, क्वेश्चन कैसा आता है उसको भी एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दे रहे हैं, ताकि क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका बस डिफिनेशन लिख दिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिक्रित होते हैं, यानी अभिक्रिया कर रहा है दो चीज़। तो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है कि नहीं, वो हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले देख लेते हैं, क्या क्या पदार्थ है और क्या क्या उत्पाद है। दोनों को जोड़ के देखेंगे, सेम होगा तो कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम को ये सिद्ध करता है, अदरवाइज नहीं करता है, ठीक। तो क्या क्या है, सोडियम कार्बोनेट है इस एक अभिक्रिया में, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस से दिखाते हैं, जो पदार्थ मिल रहा है उसको, है ना, तो प्लस लगा देते हैं। सोडियम कार्बोनेट एवं एथेनोइक अम्ल है 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ये दोनों अभिक्रित होते हैं, यानी अभिक्रिया कर रहा है। तो बन के क्या बन रहा है उसको तीर के निशान से इधर लिखते हैं। तो क्या बन रहा है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख देते हैं शॉर्ट में, CO2 बन रहा है, प्लस सोडियम एथेनोएट बन रहा है, सोडियम एथेनोएट बन रहा है, एवं जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये 3 चीज़ बन रहा है, ठीक है। देखिए सोडियम कार्बोनेट लिए, एथेनोइक अम्ल लिए, दोनों को मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एथेनोएट और जल 3 चीज़ बन रहा है। बोल रहा है कितना कितना ग्राम लिया है उसको दे दिया है। सोडियम कार्बोनेट है 5.3 ग्राम, ये एथेनोइक अम्ल है 6.0 ग्राम, इधर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये है 2.2 ग्राम, सोडियम एथेनोएट है 8.2 ग्राम और जल है 0.9 ग्राम, ठीक है, 0.9 ग्राम। बस सिंपल सा है, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक आध क्वेश्चन रहेगा। बस क्या करना, जोड़ देना है, इधर को जोड़ेंगे और इधर को, सबको जोड़ के देखेंगे, दोनों तरफ इक्वल आएगा तो कहेंगे हाँ ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध कर रहा है, और नहीं आएगा तो सिद्ध नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बस जोड़ देना है, इधर 3 को है, तीनों को जोड़ देना है, ठीक है, और दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। देखिए जोड़िए, जोड़ने तो होगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 होगा, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 होगा, है ना। तो 11.3 ग्राम इधर, यानी पदार्थ जो लिए दोनों को मिला है तो ये 11.3 ग्राम पदार्थ लिए, तो उधर जो चीज़ बना है उत्पाद वो भी 11.3 ग्राम होना चाहिए। तो चलिए जोड़ के देख लेते हैं है कि नहीं उतना। 2 और 2 4 और 9, 4 और 9 13, 13 का 3 हाथ में 1, उसके बाद पॉइंट है 1 बचल है तो यहाँ 0 1 हुआ, फिर 8 और 1 9, 9 और 2 10 11.3 ग्राम। देखिए दोनों तरफ सेम आया 11.3, याद रहे 11.3, यानी इतना ही लिए हम 11.3 ग्राम, और 11.3 ग्राम ही बना। इसका मतलब ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन में ये सही है ना, ये स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। तो लिखेंगे LHS इधर लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, LHS RHS बराबर आया, अतः यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन आता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इधर का वजन जितना उधर का वजन भी उतना ही होना चाहिए। इस तरह के बराबर जोड़ के देख लीजिएगा, बराबर आया तो लिखेंगे यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध कर रहा है, अगर बराबर नहीं आया तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को सिद्ध नहीं करता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं इसमें, पहला नियम में। दूसरा नियम में देखते हैं, उसका भी क्वेश्चन आता है, उसका भी क्वेश्चन देखते हैं।
तो स्थिर अनुपात का नियम, तो नियम क्या है वो तो समझा चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। डिफिनेशन लिखना हो तो ये लिखिएगा, इस नियम अनुसार, इस नियम के अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक यानी कोई चीज़ जो बन रहा है ना, वो रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होता है जिनसे मिलकर वो निर्मित हुआ है। अब थोड़ा अजीब लग रहा हो, मतलब जैसे जल है, तो जल जो है बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। तो ये हमेशा यही दोनों के मिलने से जल बनेगा। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन की जगह कुछ और ले लेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन लेंगे और सोचेंगे पानी बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि शुद्ध रासायनिक यौगिक, कोई भी जो यौगिक है वो बनता है उन्हीं तत्वों से निर्मित होता है जिनसे मिलकर वो बनता है या बना हुआ है। यानी जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, तो ये हमेशा इसी के मिलने से बनेगा और कोनो दूसरा चीज़ को मिलाने से जल नहीं बनेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड C2 कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो यही दोनों से मिलकर बनेगा हमेशा, ठीक है। तो ये उसी से सदैव बनता है, हमेशा बनता है, तथा इन तत्वों का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो हमेशा सदैव समान रहता है, यानी इक्वल रहता है। इसका जो अनुपात है, जैसा कि पहले बताए थे, इसका अनुपात हमेशा इक्वल रहेगा ना। जैसे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ही समझते हैं, हाइड्रोजन को 1 लेते हैं, ऑक्सीजन को 8 लेते हैं, तो ये 8 और 1 9 ग्राम बनता है। तो ये हमेशा इतना ही रहेगा, है ना। अगर हाइड्रोजन को 2 ग्राम लेंगे तो इसको लेना होगा 8 दूनी 16 ग्राम, तो ये बन जाएगा 16 और 2 18 ग्राम। अगर हम इसको लेंगे हाइड्रोजन को 3 ग्राम, तो इसको लेना होगा 8 तिया 24 ग्राम, तो ये बन जाएगा 24 और 3 27 ग्राम, है ना। तो पानी जब भी बनाना होगा तो 9 बनेगा, 18 बनेगा, 27 ग्राम बनेगा। इससे कम सोचेंगे बीच वाला, जैसे 10 ग्राम या 12 ग्राम, तो नहीं बनेगा, ठीक है। अनुपात हमेशा सेम रहेगा। एक इसको लिए तो उसको 8 लेना होगा, इसको 2 लिए तो उसको 16 लेना होगा, इसको 3 तो उसको 24, तो इसको 4 में कितना लेना होगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन ले तो ऑक्सीजन कितना लेना होगा, तो इसको कमेंट में देखेंगे, है ना। अब देखिए इसको काटने से अनुपात, मतलब देखिए ये 1:8, इसको भी काटिए, 2 × 2 2 × 16, 1:8, इसको काटिए 3 × 3 3 × 24, 1:8। मतलब इसका अनुपात जो है स्थिर है, कहीं बदल रहा है, देखिए अनुपात सेम है, तो इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में आते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन में आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिफिनेशन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के द्रव्यमान अनुपात अनुसार अभिक्रित होकर जल का संचयन करते हैं, यानी पानी बनाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 में मिल करके, यदि जहां 3 ग्राम हाइड्रोजन बोला है, 3 ग्राम हाइड्रोजन को 3 ग्राम लेने, हाइड्रोजन 3 ग्राम, है ना। हाइड्रोजन 3 ग्राम गैस ली गई हो, तब ऑक्सीजन कितना द्रव्यमान इस हाइड्रोजन गैस को अभिक्रित होकर जल संचयन करेगी। यानी हाइड्रोजन को अगर 3 ग्राम लिए हैं तो ऑक्सीजन कितना लेना होगा, ऑक्सीजन कितना लेना होगा ये हमको बताना है, ताकि ये जल बन जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन को कितना लिया जाए ताकि ये जल बन जाएगा, तो अभी देखे तो 3 ग्राम यानी 8 से गुना कर देते, 8 तिया ऑक्सीजन को लेना होगा 24 ग्राम, तब जा करके ये जल बनेगा, है ना। तो ये तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, लेकिन बनाना है तो थोड़ा सा इसको तरीके से बनाएंगे। तो क्या हम जाने अभी कि अनुपात जो होता है मास ऑफ हाइड्रोजन समझिए बटा मास ऑफ ऑक्सीजन, अनुपात इसी को ना कहते हैं, बटा में लिखते हैं उसको अनुपात कहते हैं। तो H लिखे यानी हाइड्रोजन, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ MO मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन, ये हमको पता है कितना होना चाहिए 1/8, 1:8, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए भाई, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 3 ग्राम, ऑक्सीजन का मास नहीं दिया हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिए, बराबर 1:8 होता है, ये पता है, तो 1/8। अब ये निकालना है हमको, मैथ में इतना सा सॉल्यूशन तो आता होगा, ये भाग में है उधर जाके गुना होगा, और ये 8 भाग में इधर आके गुना होगा, तो 8 तिया इधर हो गया 8 तिया, यानी 3 से गुना होगा 8 ग्राम, बराबर इधर 1 है, इससे गुना हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 8 तिया 24 ग्राम हो गया, और 1 से किसी को गुना करते उतने रहता है, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया 24 ग्राम, ठीक है। तो 24 ग्राम ऑक्सीजन लेना होगा, तब जाके ये पानी का निर्माण यानी जल का निर्माण होगा, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है।
अच्छे समझते चलिए, एकदम साधारण तरीके से समझाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा। अनुपात वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, कितना अनुपात में क्या बनेगा उसको, और एक चीज़ दिया हुआ रहेगा, दूसरा बोलेगा कितना ग्राम लेना होगा। तो अनुपात दिया हुआ रहेगा तो आराम से निकाल सकते हैं, है ना, इस तरह करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, दोनों नियम में। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे पढ़ना है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एक वैज्ञानिक का नाम है ना। उसने कुछ परमाणु का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को जानते हैं, उसके बाद फिर आएंगे परमाणु में, परमाणु को समझेंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसका सिद्धांत देखते हैं, क्या सिद्धांत था। तो सिद्धांत यानी नियम, कुछ नियम वो बता के चले गए हैं ना, वही नियम को पढ़ना है। तो ये 5 नियम 5 पॉइंट में है, इसको याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछता है, एक परमाणु सिद्धांत लिखिए डाल्टन का। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में पहला बात बोला था, सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं। यानी जितना भी पदार्थ हम देखते हैं अपने आसपास, जो भी पदार्थ है वो सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के वो पदार्थ निर्माण हुआ है। ये पहला सिद्धांत इसका कहता है। ठीक है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत कहता है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटा, एकदम सबसे सूक्ष्म कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होते हैं ना ही इसमें विनाश होता है। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम में पढ़े, ना किसी चीज़ का विनाश कर सकते ना उत्पादन कर सकते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में। तो वही नियम को ये भी दर्शाता है, ये भी बताता है कि परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है, यानी उसको और काट नहीं सकते। कोई चीज़ है, कोई चीज़ को हम तोड़ेंगे तो इसका इतना टुकड़ा कि लास्ट में अंतिम में कुछ टुकड़ा एकदम बहुत ही छोटा टुकड़ा बचेगा, जिसको और अधिक काट नहीं सकते, यानी इसको और तोड़ नहीं सकते हैं। तो उतना सूक्ष्म ये कण होता है परमाणु, है ना। तो वो सबसे सूक्ष्म कण है, जिसको और टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। और वो जो बोला कि वो जो सूक्ष्म कण है ये परमाणु है, और रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होता है, ये जो परमाणु है वही परमाणु ना किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होगा और ना ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसका विनाश कर सकते हैं। तो ये दूसरा नियम कहा है। ठीक है, इसी नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, है ना, अभी जो देखे थे। तीसरा नियम उसने बताया कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म एक समान होता है। दिए गए सभी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है और उसका रासायनिक गुण, सभी तत्वों के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म एक समान होता है। बोलो मतलब देखिए, समझिए, हाइड्रोजन है H2, तो H2 हाइड्रोजन यानी इसमें 2 परमाणु है, तो दोनों परमाणु का जो है रासायनिक गुणधर्म एक ही समान होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन है तो उसका जो गुण है वो एक ही जैसा होगा। हर परमाणु का गुण, रासायनिक गुण जो है एक समान होगा, एक जैसा होगा। ये तीसरा नियम इसको कहा था। चौथा नियम ने इसे बोला कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होगा। यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कहीं से भी इसको तोड़े तो हाइड्रोजन का जो गुण है वो हाइड्रोजन का ही गुण रहेगा। उसमें कोई भी कण वहाँ से निकाले तो हाइड्रोजन का ही गुण रहेगा, यानी उसका रासायनिक गुण सेम रहेगा। लेकिन यही अगर बात करें अलग अलग तत्वों का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जैसे H2O मिलता है तो जल बनता है H2O, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन का गुण जो होगा कुछ अलग होगा, ऑक्सीजन से अलग हो ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, अलग अलग चीज़ है तो इसका गुणधर्म भी अलग अलग होगा, है ना। दोनों का कुछ ना कुछ गुण अलग होगा। तो ये तीसरा चौथा नियम में कहता है कि भिन्न भिन्न तत्व यानी अलग, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग तत्व लिए तो उसका परमाणु को देखेंगे तो उसका परमाणु का जो रासायनिक गुणधर्म है वो अलग अलग होगा। तो अलग अलग चीज़ ही है तो अलग तो होगा ही। कोई भी चीज़ है, 2 अलग अलग चीज़ का उसका गुण देखेंगे तो अलग अलग ही मिलेगा गुण उसका, है ना। और सेम चीज़ है तो गुण एक ही रहेगा। तो ये चौथा नियम है। पांचवा नियम है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग होता, अनुपात में ही मिल करके वो यौगिक का निर्माण करता है। जैसे पानी का पढ़े थे 1:8 में ही मिल के ये पानी बनेगा और कोई दूसरा अनुपात में ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो जितना भी चीज़ ऐसा निर्माण होता है वो कुछ ना कुछ अनुपात से ही मिलकर बना हुआ आता है ना। वही अनुपात में वो चीज़ बनता है, कोई दूसरा अनुपात में उसको मिलाएंगे
तो उस चीज़ का निर्माण नहीं होगा जिस चीज़ का हम निर्माण करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात जैसे ये इतना है, H2, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, नमक, या जो भी चीज़ बन रहा है उसका कुछ ना कुछ अनुपात है दो पदार्थों को, तत्वों को मिलाने का, उसी अनुपात में मिलाएंगे तब जाकर वो पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये साधारण सा 5 बात जो है पहले से जान चुके हैं। इससे पहले द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का नियम में भी यही सब चीज़ देखे थे, बस इसमें एक नया चीज़ आया परमाणु। तो परमाणु को और डिटेल से अभी समझेंगे। फिलहाल ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसने ये 5 सिद्धांत दिया था, तो ये सिद्धांत को लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला सिद्धांत में क्या है कि जितना भी पदार्थ देखते हैं वो परमाणु से बना हुआ है। ठीक, दूसरा में परमाणु अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण है, वही पदार्थ का सूक्ष्मतम और अविभाज्य, यानी उसको और नहीं काट सकते, उतना छोटा कण है, और उसका जो वो सूक्ष्मतम कण है और वो उसको ना हम विनाश कर सकते यानी कि नष्ट नहीं कर सकते, ना उसका उत्पादन कर सकते हैं। तीसरा में वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, और दूसरा में ही है ना विनाश कर सकते हैं ना बना सकते, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी है ना। तीसरा याद रखिएगा, कोई भी एक जैसा अगर तत्व है तो उसका परमाणु द्रव्यमान और उसका रासायनिक गुणधर्म एक समान होता है, और अलग अलग यानी भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु का द्रव्यमान और उसका रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है। अगला 5वां ने कोई भी पदार्थ बनता है तो उसका कुछ निश्चित अनुपात होता है, उसी अनुपात में मिलाने से ये पदार्थ का निर्माण होता है। ये 5 बात डाल्टन कह के चले गए, ये 5 बात को याद करके रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, परमाणु को समझते हैं, उसके बाद फिर वीडियो खत्म करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए परमाणु समझते हैं। परमाणु एटम है ना, ये मेन केमिस्ट्री में घुस रहे हैं। परमाणु क्या है, तो परमाणु जैसे जॉन डाल्टन का सिद्धांत में भी देखिए तो परमाणु क्या है, एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, यानी सबसे सूक्ष्म और अविभाज्य कण है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन परमाणु डाल्टन के अनुसार जो है बहुत ही सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण है बोला था वो, है ना। लेकिन बाद में फिर से नए नए साइंटिस्ट आए और परमाणु के अंदर घुस के देखा तो परमाणु के अंदर भी बहुत सारा चीज़ उनको मिल गया, है ना। तो परमाणु जो कहा गया था कि सबसे सूक्ष्मतम कण है, क्योंकि उस समय तक सिर्फ परमाणु देखा गया था, कोई पदार्थ के अंदर सिर्फ परमाणु का खोज हुआ था, जो कि जॉन डाल्टन द्वारा उसने इसलिए कह दिया था कि परमाणु ही है जो कि सबसे सूक्ष्म कण है, यानी कोई भी पदार्थ को तोड़ेंगे तो परमाणु अंतिम में मिलेगा, परमाणु से छोटा और कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में चल के परमाणु के अंदर भी बहुत सारा चीज़ का खोज हो चुका है अभी तक, इसीलिए यहाँ पे डिफिनेशन में लिखे हैं आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार। आधुनिक अभी का जो परमाणु सिद्धांत है उसके अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह भाग है, सूक्ष्मतम भाग है, यानी छोटा ही भाग है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर मिल गया तो बहुत बड़ा हो गया, एकदम सूक्ष्म ही है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो वह सूक्ष्म भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। यानी परमाणु एक सूक्ष्म भाग है जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अपना रासायनिक गुणधर्म या भौतिक गुणधर्म को बिना बदले, उसका जो भौतिक या रासायनिक गुणधर्म है वो चेंज नहीं होता है, भले ही वो अभिक्रिया में भाग ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यही सबसे साधारण एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिए हैं, बना है जल, तो ये हाइड्रोजन का परमाणु है, यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु, दोनों मिलकर बन गया जल का परमाणु। तो यहाँ जो जल बना उसमें भी तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन थी, इन दोनों का भी परमाणु को निकालेंगे तो वही गुण होगा जो हाइड्रोजन का होता है और इसका वही गुण होगा जो ऑक्सीजन का होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जल बन गया तो उसका गुण अलग हो जाएगा उसका परमाणु का। तो परमाणु वह सूक्ष्म कण है जिसका गुणधर्म नहीं बदलता है, भले वो अभिक्रिया में भाग ले लिया, अभिक्रिया में मिल गया, कोई नया चीज बन गया, पदार्थ नया बना, लेकिन उसका परमाणु नया नहीं बना है, परमाणु वही है, ऑक्सीजन का परमाणु ही है और यहाँ पे हाइड्रोजन का ही परमाणु है ना। तो परमाणु चेंज नहीं होता है, उसका गुणधर्म, उसका रासायनिक या भौतिक गुणधर्म बदलता नहीं है, भले वो मिल करके कोई नया पदार्थ बना देता है लेकिन उसका रासायनिक गुणधर्म परमाणु का नहीं बदलता है, वो बहुत ही सूक्ष्म कण है। ठीक है, तो डाल्टन के अनुसार जो बोला था कि अविभाज्य कण है, तो सिर्फ अविभाज्य यहाँ पे हटा देना है, क्योंकि उस समय तक सिर्फ परमाणु खोजा गया था, तो उस समय परमाणु के बाद कुछ था ही नहीं, इसलिए बोला था कि वो सबसे छोटी यही है, अविभाज्य है, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन बाद में फिर पता चल गया परमाणु के अंदर बहुत सारा चीज़, इलेक्ट्रॉन पता चला, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु के अंदर नाभिक भी मिला,
तो ये सबको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है ना, परमाणु के अंदर क्या क्या है। तो खैर वो सब मिल गया, तो इसका मतलब समझ में आया कि वो सबसे सूक्ष्म है, जो है सूक्ष्म तो है लेकिन अविभाज्य कण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसको बांट कर देखें, उसको विभाजित करें तो परमाणु के अंदर भी मिला। जैसे ये परमाणु अंदर में इस तरह से ये परमाणु है, तो परमाणु के अंदर एक बीच में भी इस तरह से गोल सा मिला, जिसको नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस। यानी डाल्टन के समय में जो कहा गया था कि ये अविभाज्य कण है, इसको विभाजित करके देखा गया, इसको काट पीट के इसके अंदर घुस के देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस मिल गया, नाभिक मिल गया। नाभिक के अंदर घुस के देखा गया तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी मिल गया, और इधर बाहर देखा गया तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, है ना। तो ये जो परमाणु है, इस तरह का परमाणु संख्या ये होता है, ठीक है। ये पूरी जो है ये पूरा परमाणु है। परमाणु के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन होता है, और सबसे अंदर में यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो ये 3-4 चीज़ मिल गया, तो ये अब खत्म हो गया कि सबसे अविभाज्य कण है। यानी अविभाज्य रहता तो फिर और कुछ मिलता ही नहीं, तो अविभाज्य नहीं है, इसका विभाजित करेंगे और इसको काटेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, है ना। तो डाल्टन के अंदर जो कहा गया था सबसे छोट है, उसके अनुसार छोट था, क्योंकि उस समय और उसके अंदर कुछ नहीं मिला था, ना। अब आधुनिक विज्ञान में अभी का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये सूक्ष्मतम तो है, सूक्ष्म है, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन अविभाज्य नहीं कहेंगे, सिर्फ सूक्ष्म कह सकते, ठीक है। और ये सूक्ष्म है, और ये क्या करता है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, लेकिन उसका रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के जल तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ जो जल बना है तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही परमाणु रहेगा, और यहाँ का भी हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु निकाल दिए, और यहाँ का हाइड्रोजन का परमाणु और यहाँ का ऑक्सीजन का, तो दोनों का गुणधर्म सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। तो ये परमाणु हो गया। परमाणु के अंदर क्या क्या होता है वो सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना, डिटेल से जानेंगे परमाणु सिद्धांत के बारे में, और भी, और इसका मॉडल जो है परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, कौन कौन सा वैज्ञानिक खोजा, उसको तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। इसमें बस परमाणु जानना था तो परमाणु जान गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जानना है परमाणु के द्रव्यमान, इसका वजन को कैसे नापते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु ऑक्सीजन का कितना इसका वजन है, भार है, उसको कैसे नापेंगे, द्रव्यमान इसका कैसे निकालेंगे, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो द्रव्यमान देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद परमाणु कैसा रहता है, कैसे अस्तित्व में रहता है, वो सब देखेंगे। आयन देखेंगे, अणु देखेंगे, है ना, जितना भी चीज़ अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ने की प्रयास करें, ताकि हम इसी तरह लगातार वीडियो आपको देते रहें। जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा वीडियो आपको मिलते रहेगा, और अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने का। तो इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा जितना ज़्यादा हो सके ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।